मॉर्निंग, दिस इज ममता वर्मा एंड लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था विलियम लैंगलिन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो पियर्स डेवलपमेंट, उसको डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट बिलोंग्स टू द एज ऑफ चौसर, दैट इज जॉन गावर। जॉन गावर है, he belongs to 1330 to 1408। जॉन गावर है, he is the friend and contemporary of जोफ्री चौसर। ये जोफ्री चौसर का क्या है, फ्रेंड और कंटेम्परेरी है चौसर का। चौसर कॉल्ड हिम मोरल गावर, he is called मोरल गावर, मोरल गावर बाय चौसर। ओके, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ लूंगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हु कॉल्ड जॉन गावर मोरल गावर। जोफ्री चौसर है, ही कॉल्ड टू जॉन गावर मोरल गावर। ओके, फर्स्ट इसकी जो वर्क है वो देख लेते हैं। मेनली जॉन गावर है, इसकी 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और वहां से बहुत बार तीनों पोएट्री से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको देख लेते हैं। इसकी जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज स्पेकुलम मेडेंटिस्ट। स्पेकुलम मेडिटेंटिस, ये फ्रेंच में लिखा गया था, ठीक है। इसका मतलब है मिरर ऑफ मेडिटेशन। स्पेकुलम मेडेंटिस्ट है, इट इज रिटन इन फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच में लिखा गया था, जिसका मतलब है मिरर ऑफ मेडिटेशन। ये एक ड्रीम एलिगरी है, ड्रीम एलिगरी, एलिगरी इन द फॉर्म ऑफ, किसमें ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, ठीक है, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन इस पोएम की आपको ध्यान में रखना है। इसकी थीम है दैट इज salvation of man's salvation, या salvation of man, कुछ भी लगा लो, salvation of man, ठीक है। ये जो स्पेकुलम मेडेंटिस्ट है, ये पोइम है, ये कंप्लीट नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट है। इसका जो एंड्स के जो पार्ट है दैट हैज ऑलरेडी लॉस्ट, एंड इसका जो स्टार्टिंग के पार्ट्स है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ, और इसका एंड है, जो कंक्लूजन है पोइम का, वो नहीं दिया गया है। ये एक एलिगरी है जहाँ पे जो कैरेक्टर है वो, जैसे मैंने आपको पियर्स द प्लोमैन में बताया था, कुछ कैरेक्टर है जैसे कॉन्शियस है, रीजन है, वो कैरेक्टर इस पोइम में भी है। कॉन्शियस, रीजन है, डेविल है एंड सिन है। ऑल द कैरेक्टर्स आर बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग्स, यहाँ बिहेव करते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह है। स्टोरीज में क्या होती है कि जो डेविल्स है, डेविल और सिन दोनों मिलके प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, 7 डॉटर्स को प्रोड्यूस करते हैं दोनों मिलके। और ये 7 डॉटर होती है, वो 7 डेडली सिन, मैंने जो आपको बताया था डेडली सिन है जो, वो है ये 7 डेडली सिन, ठीक है। डेविल है और सिन दोनों ने मिलके इन 7 डॉटर्स को प्रोड्यूस किया है। नाउ जो कॉन्शियस और रीजन है, कॉन्शियस और रीजन, ओके, ये दोनों है, they are in the tension that how they can save the mankind from these 7 daughters। वो ये mankind को 7 daughters हैं, ये 7 deadly sins हैं, ठीक है। ये जो 7 deadly sin है, जब इंसान में, किसी भी इंसान में आ जाती है, तो उसका फिजिकल और मेंटल दोनों डिस्ट्रक्शन है वो फिक्स्ड है, मतलब, ठीक है।
तो ये सीन है इसमें, और ये कॉन्शियस और रीजन है वे दोनों सोचते हैं कि हम ह्यूमन काइंड को जो ह्यूमन बींग्स हैं इस अर्थ पे, उनको इन 7 जो डॉटर्स हैं इनसे कैसे बचाएं, ठीक है। सो नाउ गॉड है वो 7 वर्च्यूज भेजता है। गॉड क्या करता है, 7 वर्च्यू है उसको सेंड करता है अर्थ पे, और दिस 7 वर्च्यू है वो अपोज करती है, किसका अपोज करती है, किसका, 7 डॉटर्स का, ठीक है। तो इसमें ये स्टोरी है, आपको डीप में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ खास स्टोरी नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि एक एलिगरी है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया है, और इसमें ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको पर्सोनिफाई मतलब एक एलिगरिक रूप में इनको पोर्ट्रे किया गया है इसमें। सो इसका जो एंड है उसका कंक्लूजन है वो यहाँ पे लॉस्ट है, उसको दिखाया नहीं गया है, तो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। सेकंड जो इसकी पोएम है दैट इज वॉक्स क्लेमेंटिस। सेकंड इसकी पोएम है दैट इज वॉक्स क्लेमेंटिस। सो ये लैटिन में लिखी गई है, और इसका जो ट्रांसलेशन है इसका मतलब क्या होता है, वॉक्स क्लेमेंटिस का इसका मतलब होता है द वॉइस ऑफ वंस क्राइंग आउट, द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट, ओके। सो ये इसका मीन्स है, इसका पब्लिकेशन है दैट इज 1377, ओके। सो वॉक्स क्लेमेंटिस है ये भी एक एलिगरी है, एंड इसका जो ये जो मेन इसका बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द पीजेंट रिवोल्ट, ओके। सो ये जो पोएम है दैट इज बेस्ड ऑन द पीजेंट रिवोल्ट। पीजेंट रिवोल्ट जो 1381 में हुआ था इंग्लैंड में। सो ये टोटली उसी पे बेस्ड है, और इसमें जो पीजेंट्स हैं, ये पीजेंट्स हैं, इनको एलिगेरिकल फॉर्म में दिखाया गया है, ये भी एक एलिगरी है, ठीक है, ये एक एलिगरी है, और इनको एक एलिगेरिकल फॉर्म में दिखाया गया है। जैसे कि पीजेंट है जो कि अपने नोबल्स मैन है, जो रिच पीपल थे, जो इनका एक्सप्लॉइट करते थे, इन पे टैक्सेस लगाते थे, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगाते थे, तो उनके अगेंस्ट जब ये एक अपना मूवमेंट स्टू करते हैं, रिवोल्ट करते हैं 1381 में, तो यहाँ क्या होता है कि वो पीजेंट है, इस पोएम में पीजेंट को ट्रांसफॉर्म किया गया है, और उनको एलिगेरिकल फॉर्म में दे ट्रांसफर ऑल द पीजेंट्स इनटू द डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनमें चेंज हो जाते हैं ये, और फिर ये अपोज करते हैं। तो इसमें जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं इसमें एस को दिखाया है, एस, ऑक्शन, कैट, डॉग, फ्लाइज, फ्रॉग। सो इन एनिमल्स और ये बर्ड्स हैं इनको दिखाया गया है कि हाउ द peasants they transform into these domestic animals and then they revolt against the noble person. So ये वॉक्स क्लेमेंटिस है, that is also very very important. सबसे पहले आपको इसका ये ध्यान में रखना है कि ये लैटिन में लिखी गई है, जो इसका जो 1377 और एक एलिगरी है। उसके बाद जो इसका जो इसके बाद जो नेक्स्ट पोएम है जो जॉन गवर्स की है, दैट इज कन्फेशियो मेंडिस, ओके। सो नेक्स्ट है, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है इसको, इट इज बेस्ड ऑन द पीजेंट रिवोल्ट। जो लास्ट एंड थर्ड पोएम है इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्फेशियो Aventis, ओके। सो कन्फेशियो मेंटिस है, ये इंग्लिश में लिखी गई है, ओनली पोएम दैट इज रिटन इन इंग्लिश, जिसका मतलब है कन्फेशन ऑफ द लवर्स, कन्फेशन ऑफ द लवर्स, कन्फेशन ऑफ द लवर्स। सो इट इज ऑल्सो ए ड्रीम एलिगरी in octosyllabic couplet,
ठीक है, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है, जिसका पब्लिकेशन 1386 है, 1386 है जिसका पब्लिकेशन। सो ये जो पोइम है कन्फेशन ऑफ अमंटिस, दैट इज द पोइम्स, इट इज द कलेक्शन ऑफ लव स्टोरी। ये लव स्टोरी है, उसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ लव स्टोरीज। सो यहाँ क्या होता है कि जो अमंटिस है, अमन, ही इज द कैरेक्टर, अमन, ही इज ए लवर, लवर है ये। एंड द स्टोरी क्या होती है कि अमन, ही इज ए लवर and he suffered from the feelings of love because he immediately falls in love somebody whose name is not here mentioned. So he suffered from the feelings of love and he prayed to the goddess Cupid, god Cupid. So यहाँ god Cupid है, उससे वो हेल्प लेता है, और goddess Venus, ठीक है, both are there. So यहाँ क्या होता है कि he take the help of god Cupid, प्लीज गेट रीड ऑफ दिस फीलिंग्स फ्रॉम मी। सो ये मैं इस फीलिंग से छुटकारा पाना चाहता हूँ, बिकॉज दैट फीलिंग्स गिव मी लॉट ऑफ सफरिंग्स एंड पेन्स एंड आई कांट इवन स्लीप प्रॉपरली। मैं अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से नींद भी नहीं ले पा रहा। तो ये जो गॉड क्यूपिड है, उसको ये सब कुछ बताता है कि मुझे इस जो लव फीलिंग्स है उनसे छुटकारा पाना है, ठीक है। तो ये ही इज द गॉड ऑफ लव, गॉड क्यूपिड है, ही इज द गॉड ऑफ लव। एंड गॉडेस वीनस है, शी इज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव, ये भी ब्यूटी और लव की गॉडेस है। तो वीनस गॉडेस इसको कहती है अमन को, दैट यू हैव एक्सेप्ट द सिंस, इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ द फीलिंग्स ऑफ लव देन यू हैव टू एक्सेप्ट द सिंस। आपने जितने भी सिंस किए हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा अगेंस्ट लव, लव के अगेंस्ट आपको जितने भी सिन किए हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना होगा, ओनली देन यू कैन फ्री फ्रॉम दिस फीलिंग्स, ठीक है। तो ये होता है इसका बिल्कुल थोड़ी सी स्टोरी है, इसको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, डीप में कभी भी इनसे क्वेश्चन नहीं आता। इनका जो मेन बेस्ड है, मेन जो कॉन्सेप्ट हो वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। सो कन्फेशन ऑफ मेंटिस्ट है, दैट इज ओनली पॉइंट दैट इज रिटन इन इंग्लिश, आपको ये ध्यान में रखना है इसका मीनिंग, और ये किस राइमिंग में लिखी गई है, ये कलेक्शन ऑफ लव है, ठीक है। तो इसका जो मेन कैटेगरी दैट इज अमन। सो ये था जॉन गावर की, और ये तीनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैं आपको ये एक बताना चाह रही हूँ कि आप कहीं डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए कंटेंट को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके दिमाग में ये सब चलता रहता है, क्योंकि आजकल डिजिटल जो व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड काफी चले हुए हैं, जिसपे ऑलरेडी जो ओनली जो इन पे जो प्रेजेंटेशन है वो पहले से करके देते हैं। तो ये मैटर नहीं रखता कि आपको डिजिटल बोर्ड है या कैसा बोर्ड है, ठीक है, कंटेंट बहुत मैटर रखता है। और मैं आपको डेफिनेटली ये 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि ये कंटेंट बहुत ही वैल्यूएबल है। आप अटेंड करके आप क्वेश्चन पे जाइए, बैक ईयर क्वेश्चन पे आपका एक भी क्वेश्चन है वो मिक्स नहीं होगा। और प्लीज लाइक वाइक कमेंट जरूर कर दीजिए, कमेंट करके मैं फीडबैक ये लेना चाहती हूँ कि आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मेथड, वो समझ में आ भी नहीं रहे, एवरी मैं ऐसे ही पढ़ाई जा रही हूँ। सो प्लीज लाइक वाइक या कमेंट, कुछ लाइक ना भी करें लेकिन कमेंट करके ये तो बताइए कि क्लासेस कैसे चल रही है, कैसी लग रही है आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है, वन पॉइंट दैट रिमेन्स देयर, जॉन वाइटक्लिफ, ठीक है, जॉन वाइटक्लिफ रहता है, उसको भी कवर कर लेते हैं। उसका ज्यादा कुछ नहीं है, वर्क नहीं है उसने। सो जॉन वाइटक्लिफ है, जॉन वाइटक्लिफ, और जॉन वाइटक्लिफ का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1330 to 1384। सो जॉन वाइटक्लिफ है, सबसे पहले ही इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है। इसको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोला जाता है क्योंकि इसने रिफॉर्मेशन, काफी रिफॉर्मेशन किया था, इसने चर्च के खिलाफ है वो आवाज उठाई थी, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो द लीडर है ये कौन से मूवमेंट का, लोलार्ड मूवमेंट,
ठीक है। लोलार्ड मूवमेंट जो चर्च के खिलाफ चला था, ठीक है, लोगों का बहुत ज्यादा डीप फेथ था चर्च में कि हमें भाई डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं, वो ये मानते थे कि चर्च है, वहां से जाने से ही हमारे जो भी हमारे अंदर डिजीज है सब हमारे जो संकट हरता है वो चर्च ही है। तो इतना ब्लाइंड फेथ था लोगों का, ठीक है। तो इन्होंने जॉन वाइक्लिफ है, इन्होंने आवाज उठाई थी, लोलार्ड मूवमेंट था इसका, ये लीडर था। इसके बाद जो इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया इंग्लिश लिटरेचर में, दैट ये था कि इन्होंने जो ब्रिटिश फर्स्ट बाइबल है इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, ठीक है। सो इन्होंने किसकी बाइबल को ट्रांसलेट किया था, दैट इज वल्गेट्स। वल्गेट्स एक पोएट है, उसकी बाइबल थी, दैट इज रिटन इन लैटिन। सो लैटिन से इन्होंने क्या किया था, लैटिन टू इंग्लिश, इंग्लिश में इन्होंने इस बाइबल को क्या किया था, ट्रांसलेट किया था, ठीक है। और ये ट्रांसलेट ऐसा माना जाता है कि ही डिड नॉट ट्रांसलेटेड द होल बुक बाय हिमसेल्फ, उसने पूरी जो बुक है उसका खुद ट्रांसलेशन नहीं किया, उसने अपने दो जो डिसिपल्स थे, शिष्य थे, उसकी सहायता ली थी ट्रांसलेशन में। तो वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि who is the two disciples from where the John Wycliffe take help to translation of his Bible. So उसका नाम है निकोलस हेयरफोर्ड, ये इसका शिष्य था। एंड सेकंड है जॉन पवी, एंड सेकंड जो इसका जॉन परवे, ठीक है, जॉन परवे। सो ये दोनों स्टूडेंट थे इसके जॉन वाइक्लिफ के, जिन्होंने हेल्प किया था जॉन वाइक्लिफ को इसकी जो बाइबल थी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। सो ये था जॉन वाइक्लिफ का। उसके वर्क से कभी क्वेश्चन नहीं आते, एक दो वर्क है जो उस टाइम में फेम भी नहीं हुआ था, मतलब फेम इतना फेमस नहीं था। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं कि हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, दैट इज जॉन वाइक्लिफ। और ये लीडर भी था जो लोलार्ड मूवमेंट का। इन्होंने फर्स्ट ब्रिटिश जो बाइबल थी दैट इज ट्रांसलेटेड बाय जॉन वाइक्लिफ। और ये बाइबल किसकी थी, वल्गेट के द्वारा लिखी गई थी, वल्गेट ने इसको लैटिन में लिखा था। उसके बाद जॉन वाइक्लिफ है, इसने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। सो दैट्स ऑल जॉन वाइक्लिफ के साथ ही यहाँ आज का क्या जो चौसर एज थी वो यहाँ कंप्लीट होती है। और इसको हमने वहाँ बहुत ही डीप में पढ़ा है, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन जो भी लास्ट ईयर पूछा गया था उसको मैंने डीप में किया है यहाँ। दैट्स ऑल। आपकी वीडियो देख रही हूँ।